नया IBN 7 हौसला है। और अब हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी का सीक्रेट प्लान। बनने जा रहे हैं शानदार फ्लाईओवर, बनने जा रही हैं शानदार सड़कें, जमीन से जुड़ी, जमीन से ऊपर। दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप दिल्ली यूपी बॉर्डर के आसपास रहते हैं, अगर आप NH-24 का इस्तेमाल करते हैं, तो भूल जाइए अब गाड़ियों की ये चीख चिल्लाहट, घंटों तक लगा जाम। बस थोड़ी ही देर में अब आप पहुंच सकते हैं दिल्ली के मिलेनियम पार्क से मेरठ तक। इस रास्ते में अब नहीं होगा आपको लाल बत्ती का टेंशन। 3000 करोड़ के खर्च से पूरी होने वाली योजना हो गई है तैयार। IBN 7 आपके लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, PM मोदी का सीक्रेट प्लान। NH-24 यानी नेशनल हाईवे 24 पर यात्रा करना दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के दिलों में दहशत पैदा कर देता है। धीमी रफ्तार से बढ़ता ट्रैफिक, कई किलोमीटर लंबी कतारें, आखिर कब मिलेगी लोगों को इससे मुक्ति? हम बताते हैं आपको क्या है लोगों को राहत देने का सरकार का मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीक्रेट प्लान। अगर प्लान सफल रहा तो फिर इस रास्ते पर चलने वाले यात्रियों की तो मौज हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से मेरठ तक का सफर तय होगा 1 घंटे से भी कम समय में। देखिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 24 की। हर सुबह और शाम देश की ये राष्ट्रीय सड़क अपने नाम को शर्मसार करती है। आप दिल्ली से गाजियाबाद या मेरठ जा रहे हो या फिर गाजियाबाद से इस रास्ते दिल्ली आ रहे हो, अपनी मंजिल तक पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं। सिर्फ नेशनल हाईवे 24 पर चलने वाले जाम के चलते लोग अपने दफ्तर पहुंचने के टाइम में 1 से 1.5 घंटा जोड़कर चलते हैं। यही हाल शाम को घर लौटते हुए भी होता है। हर समय जाम लगा रहता है, सड़कें खराब है, गड्ढे वड्ढे ये होता है। और उसी के साथ साथ में एक चीज़ और भी है कि ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं होती। मेरठ रोड पे तो बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सियानी चुंगी पे और सबसे ज़्यादा ऑटो प्रॉब्लम की है, ऑटो रोड पे ही खड़ी कर देते हैं। ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम तो होती है, जैसे ये वाला रोड पर थोड़ा आगे जाते हैं तो गड्ढे इतने हैं, वहाँ पे ट्रक अगर फंस जाता है वहाँ पे कोई, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोगों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले कई सालों से कई बार कोशिशें हुई, लेकिन ये सारी कोशिशें फाइलों में ही दम तोड़ती रहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान में केंद्र सरकार ने लोगों की ये परेशानी दूर करने की ठानी है। पहला लक्ष्य है दिल्ली से मेरठ तक के सफर को पूरी तरह से जाम से मुक्त करना। PM मोदी की पहल पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मकसद है दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से कम वक्त में पूरी हो। सूत्रों की माने तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मिलेनियम पार्क से मेरठ तक बनने वाला एक्सप्रेस हाईवे 16 लेन का होगा। इसमें से कंट्रोल एक्सेस वाली सड़क 6 लेन की होगी। कंट्रोल एक्सेस लेन के दोनों तरफ 4-4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा दोनों तरफ साइकिल लेन होगी। इस तरह कुल मिलाकर 16 लेन की सड़क होगी, 8 लेन एक तरफ और 8 लेन दूसरी तरफ। हम आपको एनिमेशन के जरिए इस एक्सप्रेस हाईवे की बारीकियां समझाते हैं। अगर आप आश्रम की तरफ से आ रहे हैं तो मिलेनियम पार्क के ठीक सामने से एक ओवरब्रिज बनेगा जो सीधा निजामुद्दीन ब्रिज से मिलेगा। यानी नया प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रिंग रोड के इस इलाके को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। आश्रम से आ रहा ट्रैफिक निजामुद्दीन ब्रिज पर मिलेगा। एक्सप्रेस हाईवे की 6 लेन रेड लाइट फ्री होगी। इस एक्सप्रेस हाईवे का पहला कट मिलेगा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में और उसके बाद डासना में। यानी जिन्हें सीधे मेरठ तक यात्रा करनी हो तो बिना किसी जाम में फंसे सीधे मेरठ तक पहुंच सकते हैं, और वो भी घंटे भर के भीतर। जो जाम चल रहा है जिसकी वजह से कि भाई
जो रोडें चौड़ी हो रही है तो अच्छी बात है। नहीं, उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ यहाँ से जो कनेक्टिविटी वो और बढ़ जाएगी, और दिल्ली मेरठ रोड के बाद आप आगे NH58 और आगे तक एक्सटेंडेड है मुजफ्फरनगर तक, तो बहुत अच्छा रहेगा वो। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खबर बहुत राहत देने वाली है, लेकिन सवाल ये कि योजना कब शुरू होगी। सूत्रों की माने तो सरकार बनते ही पीएम ने दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों को जाम से मुक्ति दिलाने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। पीएम के निर्देश के बाद योजना पर काम शुरू हुआ और इस योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। योजना पर अनुमानित खर्च लगभग 3000 करोड़ का है। अगले 1 से 2 महीने में सरकार इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सरकार का लक्ष्य इस योजना को अगले 3 साल में पूरा करने का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 साल बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर ये एक्सप्रेस हाईवे वक्त पर पूरा हो गया तो चुनाव में फायदा मिलना भी तय है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके में न तो पर्यावरण की मंजूरी की दिक्कत है और न ही भूमि अधिग्रहण का पचड़ा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में देर होने की आशंका भी बहुत कम है। इसी NH24 से गुजरने वाले हर राहगीर को घंटों ट्रैफिक में पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन नई सड़क बनाने की योजना जनहित में है। और अगर लाल फीताशाही और राजनीति आड़े नहीं आई तो इस रास्ते से गुजरने वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कैमरामैन KD सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। पहले देश भर के बंदरगाहों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक सड़क से जोड़ने वाली अहम योजना को भी अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठा लिया है। इसके तहत भारत की सीमा से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू होकर ये सड़क सीमा से सटे तमाम राज्यों से होती हुई समुद्र से लगे राज्यों से भी गुजरेगी। इस योजना को नाम दिया गया है भारतमाला। पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली एक सड़क, पूरे देश की सीमा को जोड़ने वाली एक सड़क, भारतमाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सपना, भारतमाला। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री ने सड़कों पर खास जोर दिया। सूत्रों की माने तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अपनी एक मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तर्ज पर देश की सीमाओं को जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण के अपने सपने पर चर्चा की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शुरू की थी, जिसे यूपीए सरकार ने 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ये बात और है कि उस दौरान जितनी भी सड़कें बनी उससे आवाजाही में खासी मदद मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि सीमा पर सड़कों का जाल बिछाना कितना जरूरी है। सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए भी भारतमाला देश के लिए खासी जरूरी है। तभी तो सरकार की कोशिश ही यही है कि काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। सूत्रों की माने तो पीएम ने नितिन गडकरी को कहा कि उनका मंत्रालय एक ऐसी योजना पर काम करे जिसके तहत मिजोरम से शुरू होकर ये सड़क भारत की सीमा के साथ साथ उन तमाम राज्यों से गुजरे जो सीमा से सटे हों और तमाम समुद्री तट के किनारे बसे राज्यों को भी जोड़ दे, यानी पूरे देश को एक माला में पिरो दे। कुछ ऐसी ही होगी ये सड़क। पीएम के सपने को साकार करने वाली ये सड़क मिजोरम से निकलने के बाद चीन, भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान से होती हुई पश्चिम में गुजरात तक पहुंचेगी। दक्षिण के तटीय राज्यों से भी इसे जोड़ा जाएगा। लगभग 5000 किलोमीटर लंबी पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली सड़क पर लगभग 14000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों की माने तो राजस्थान को सबसे ज्यादा 1000 किलोमीटर सड़क, तमिलनाडु और ओडिशा को भी एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। सड़कों की चौड़ाई राज्यों में अलग अलग ही होगी और वो भी ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए। माला का रूप देने के लिए सड़क में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और तटीय इलाकों को भी पिरोया जाएगा। हालांकि अब तक सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव या फिर प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया है, लेकिन चर्चा शुरू हो चुकी है। राज्यों से भी बात की जा रही है। नितिन गडकरी का इरादा जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को इस बाबत एक प्रेजेंटेशन देने का है। सरकार जानती है कि देश के कई इलाकों में सड़कों का खासा बेहतर जाल भी है, तो पूर्वोत्तर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कें तक नहीं हैं। और भारतमाला प्रोजेक्ट ने इस सभी को एक सूत्र में पिरो दिया तो न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी देश मजबूत होगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और इस एक्सक्लूसिव खबर की जानकारी मिलने के बाद हमने रियलिटी चेक करने का सोचा। मेरे सहयोगी उत्कर्ष ने दिल्ली के मिलेनियम पार्क से मेरठ का रुख किया। देखिए मौजूदा हाल में 1 घंटे में वो कहां तक पहुंचे। दिल्ली NCR में ट्रैफिक एक बेहद बड़ी समस्या है।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से रोज दो चार होना पड़ता है। इस वक्त मैं मिलेनियम पार्क इलाके में हूं, जहां रास्ता सराय खाले का हजरत निजामुद्दीन से आगे जो ये रोड आती है, ये NH24 से होती हुई गाजियाबाद और उसके आगे मेरठ तक जाती है। मोदी सरकार का मास्टर प्लान है कि दिल्ली से मेरठ तक की दूरी को कम किया जाए ताकि लोग बेहद कम समय में मेरठ तक पहुंच सकें। फिलहाल हम ये देखेंगे कि दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाने में आज के समय पे, आज के दिन पे कितना वक्त लगता है। मिलेनियम पार्क वो इलाका है जिसके पास हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सराय काले खां ISBT हैं। इन दोनों की वजह से इस इलाके में ट्रैफिक का काफ़ी दबाव होता है। हमें देखना था कि सरकार के मुताबिक जिस दूरी को आने वाले समय में 45 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा, मेरठ की ओर जाते हुए हम 1 घंटे में कितनी दूर पहुंचते हैं। मिलेनियम पार्क से हमारे सफ़र को हम शुरू कर रहे हैं। इस वक्त घड़ी में 1 बजा है, आप देख सकते हैं, और 1 बजे हम इस सफ़र को शुरू कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि आगे NH24 के इस रास्ते को तय करने में हमें कितना समय लगता है और हम 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाते हैं। तेज गर्मी और दोपहर का वक्त, इस रोड पर अभी ट्रैफिक का दबाव कम था। गाड़ियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही थीं, जबकि सुबह ऑफिस के वक्त इस रास्ते पर कुछ किलोमीटर का फासला तय करने में लोगों को आधे से 1 घंटा लग जाता है। ठीक 10 मिनट बाद अक्षरधाम मंदिर के किनारे से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ रेड लाइट ने हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली से बाहर निकलने में ट्रैफिक की वजह से हमें खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दिल्ली बॉर्डर पार हुआ, सड़क उतनी चौड़ी नहीं रह गई। इसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ा हुआ नजर आया और हमारी स्पीड उतनी ही कम। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह और शाम को इन सड़कों पर कितना जाम लगता होगा। इस बीच हमने अपने तय सफर का आधा वक्त पूरा कर लिया। हमें चलते हुए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और इस वक्त हम गाजियाबाद पहुंचे हैं। ये एक ऐसा समय है जब ज्यादातर ट्रैफिक नहीं मिलता है। वो लोग जो कि ऑफिसों की तरफ जाते हैं या दिल्ली से गाजियाबाद या मेरठ की ओर जा रहे होते हैं, वो ट्रैफिक अमूमन कम होता है, लेकिन फिर भी इस पूरे सफर में हमें आधे घंटे से कुछ ज्यादा का समय लग चुका है। गाजियाबाद शहर से मेरठ की तरफ बढ़ते हुए हमें कई जगहों पर खराब सड़कें भी मिली। इसके अलावा रास्ते में लगातार पड़ रही रेड लाइटों ने भी ट्रैफिक को और धीमा कर दिया। मेरठ अब भी 36 किलोमीटर दूर था, लेकिन घड़ी ने अपना अलार्म बजा दिया। 2 बज गए थे, सफर का 1 घंटा पूरा हो चुका था। हमें अपना सफर पूरा करते हुए 1 घंटा पूरा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने 1 बजे सफर शुरू किया था और इस वक्त 2 बज रहे हैं। हम अभी भी मेरठ नहीं पहुंचे हैं। मुरादनगर से पहले दुहाई गांव तक अभी तक हम सफ़र तय कर पाए हैं। ये एक ऐसा समय है जबकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, पूरा पीक ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी रास्ते में पड़ने वाली रेड लाइट्स और रोड की हालत को देखते हुए 1 घंटे में हम अपना सफ़र पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि हमने मेरठ जाने का वो रास्ता चुना जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये रास्ता कम दूरी का और कम वक्त में तय किया जाने वाला माना जाता है, लेकिन फिर भी हम 1 घंटे में मेरठ तक नहीं पहुंच सके। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। तो उम्मीद करेंगे कि हाई स्पीड रोड उतनी ही हाई स्पीड से तैयार भी हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी पुत्र जीवक नाम की दवा बनाती है। इस दवा को JDU सांसद केसी त्यागी बेटा पैदा करने की दवा बता रहे हैं। उन्होंने इसे बाकायदा संसद में भी उठाया। उनका कहना है कि आखिर ऐसे बाबा को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया जा सकता है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। उनका साथ समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी दिया। इस हमले के बाद बाबा रामदेव खुद मीडिया के सामने आए और उनका कहना है कि त्यागी झूठ बोल रहे हैं। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। वो सिर्फ इस दवाई की बात कह रहे हैं क्योंकि इससे ये बू आती है, उनकी भाषा में, उनके कोट्स में, कि इससे ये बू आती है कि केवल बेटा पैदा हो, इस नाम पर दवाई बिके और आप कमाई कर सके, आपकी संस्था पैसे कमा सके। ऐसा सुनो मेरे भाई, आपने इसका रेट देखा पुत्र? मेरे भाई आपने इसका रेट देखा पुत्र जीवक का? इसका रेट है कितना है? 30 रुपए। 35 रुपए है। 30 रुपए। सुमित भाई, 30 रुपए से कोई
जो है अंपायर खड़ा होगा। ये लोगों का भला करने के लिए हम शिवलिंगी पुत्र जीवक ये दवाई देते हैं। लोग इनफर्टिलिटी के नाम पर हजारों ने लाखों करोड़ रुपए उनसे ठगे जाते हैं। अब इसमें कौन सी कमाई दिख रही है मेरे भैया? मैंने कहा कि इसके ऊपर लिख देंगे भाई, अगली बार लेबल छापेंगे कि ये देखो नाम। मैंने कहा आज केसी त्यागी जी खड़े हैं, कल को बहन वृंदा कारत जी खड़ी थी, वो कह रही थी बाबा गोदंती का नाम बदलो। अब मैंने आपको दिखाया था ये गोदंती जो है, अब ये गोदंती में गाय का दांत कहां है बताओ? आप चाहेंगे कि बाकी दवाइयों के नाम भी बदले जाएं? आप खुद ही बता दीजिए, बाबा रामदेव को तसल्ली हो जाएगी। त्यागी जी, मैं सुमित जी अब ये केसी त्यागी जी की बात नहीं है, कल को कोई दूसरा त्यागी खड़ा हो जाएगा, कोई दूसरा बैरागी खड़ा हो जाएगा। बात ये है ना, परंपरा क्या है। केसी त्यागी जी से मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, कल को फिर ये गोदंती गोक्षुर, बाबा जी अगर परंपरा गलत है, गाय का छुर नहीं है बाबा जी, गाय का अगर परंपरा गलत है तो उसको बदलने में एतराज क्यों होना चाहिए? आप लिख दीजिए संतान जीवन। अच्छा, परंपराएं सारी ठीक भी तो नहीं है ना, परंपराएं कहां सारी नहीं? ऐसा देखो भैया, संस्कृत का बोध देखो, इसमें परंपरा गलत नहीं, हमारे ऋषि मूर्ख नहीं थे। संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग एक जगह नहीं हजारों जगह आता है। अब वेद में आता अमृतस्य पुत्र, हम अमृत की संतानें हैं, उसके लिए पुत्र शब्द का प्रयोग आता है। पुत्र काम योजयता, संतान की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए, हम भगवान राम ने भी किया था पुत्रेष्टि यज्ञ। तो ये सारी चीजों में पुत्र शब्द संस्कृत में पुत्र और पुत्री। मैं एक बात कहता हूं, हमारे त्यागी जी पॉलिटिकल आदमी है, आम आदमी पार्टी, कल को उनको भी सलाह देंगे कि आम औरत पार्टी भी नाम रखो। आम आदमी पार्टी में तो औरतों का अपमान कर दिया। त्यागी जी जवाब दीजिए, मैं हट जाता हूं बीच से। नहीं, आप भी बने रहिए। आज सुबह से जिस अमर्यादित भाषा को श्री रामदेव जी बोल रहे हैं, एक तरफ तो मुझे पिता तुल्य कह रहे हैं, फिर मैं चाहता हूं कि मैं उनसे माफी मांगूं। क्या भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत देती है? क्या वेद में पुराणों में इसका उल्लेख है? क्या दशरथ ने राम से माफी मांगी थी? तो एक तरफ तो पिता तुल्य कह रहे हैं आप मुझे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं इनसे माफी मांगू। किस बात के लिए माफी मांगू? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरे से नहीं, देश के लोगों से माफी मांगे। मैं तो आपको पिता तुल्य नहीं मानूंगा, आप मुझे गाली देंगे तो भी मानूंगा कि त्यागी साहब। वैसे इस पूरे मामले में एक बात है कि बहुत सारे शब्द सिंबॉलिक होते हैं। क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम पुत्रवती भव की जगह संतानवती भव का आशीर्वाद देना शुरू करें? बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में भूकंप आने के करीब एक हफ्ता बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दोपहर अचानक दिल्ली में नेपाल के दूतावास पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ है, लेकिन राहुल का नेपाल दूतावास जाना एक और वजह से भी खबरों में है। दरअसल दूतावास की विजिटर बुक में राहुल ने जो संदेश लिखा वो पहले से मोबाइल पर लिखा हुआ था। संदेश नेपाल को देना था, नेपाल के लोगों को देना था। विजिटर बुक के बारे में पूछने के बाद राहुल ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपना मोबाइल निकाल लिया। कुर्सी पर बैठकर मोबाइल सामने रखा, पेन लिया और मोबाइल में देखते हुए संदेश लिखना शुरू किया। उन्होंने एक लाइन ही लिखी थी कि फोन की लाइट बंद हो गई। राहुल ने तुरंत लाइट जलाई और संदेश लिखना जारी रखा। फोन की लाइट दूसरी बार भी बंद हुई। उन्होंने दूसरी बार फिर ऑन की और संदेश लिखना जारी रखा। फोन की लाइट तीसरी बार बंद हुई। उन्होंने तीसरी बार ऑन की और संदेश लिखना जारी रखा। फोन की लाइट चौथी बार बुझी। उन्होंने चौथी बार ऑन की और इस बार संदेश पूरा लिख लिया। आसपास खड़े दूतावास कर्मचारी, मीडिया का कैमरा, सब ये देखते रहे। राहुल ने भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस नेपाल की हर मुमकिन मदद करेगी। It's been a horrible tragedy, and I mentioned to the ambassador if there's any way in which we can help him. So we've already been coordinating some help, and I just wanted to reassure him that if there's anything me or the Congress party can do, we are. संदेश लिखने के बाद राहुल गांधी के इस तरीके पर बीजेपी ने चुटकी लेनी शुरू कर दी है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस इस तरह की पिटी पटकथा के आधार पर पूरे देश में नाटकीय मंचन करेंगे तो रंगमंच पर इसका हश्र यही होगा। और निश्चित तौर से पटकथा के आधार पर कभी कोई लिख के देगा तो आगे बोलेंगे, लिख के देगा तो पढ़ेंगे, लिख के देगा तो लिखेंगे।
तो इस तरह की स्थिति कम से कम उन्हें अभी और जमीन की हकीकत को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नहीं है। आज इतना बुरा हादसा हुआ है, हजारों आदमी मर गए और आज भी उसमें राजनीति कर रहे हैं ये। अगर राहुल जी ने कुछ शब्द लिखे हैं तो वो चुप रहे हैं उसके ऊपर, वो अपने दिल की भाषा लिख रहे हैं, वो कैसे भी लिखें। राहुल हर मुद्दे पर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की नजर 6 मई को होने वाली अहम बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 मई को संसदीय दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राहुल पर कोई बड़ा फैसला तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए माहौल बनाने की तैयारी जरूर शुरू कर दी जाएगी। पल्लवी घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। उधर मोगा बस कांड को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खुद डिप्टी सीएम सुखबीर बादल सामने आकर सफाई दे रहे हैं। सुखबीर बादल ने मोगा बस कांड पर खेद जताते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं निजी तौर पर मोगा की घटना से दुखी हूं, खासकर इसलिए क्योंकि जिस बस में ये कांड हुआ है वो ऑर्बिट से जुड़ी है, जिसके चलते जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये सोचना भी हास्यास्पद होगा कि कंपनी ऐसी बर्बरता और बेशर्मी को सजा दिए बिना छोड़ देगी। कई लोगों ने मुझ पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं इस मामले में चुप हूं। सच ये है कि गृह मंत्री की ओर से जारी बयान को जांच को प्रभावित करने के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने फैसला लिया कि पूरा ध्यान जांच और दोषी पर कार्रवाई को लेकर होना चाहिए। मैंने फैसला लिया कि केस का पूरा ब्यौरा सीधे रखा जाए ताकि मामले का आगे राजनीतिकरण ना हो। मैं पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि एक भी दोषी को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उधर पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। लड़की के पिता ने 20 लाख रुपए का मुआवजा ठुकराते हुए कहा कि उनकी पत्नी और बेटी के साथ जो हुआ उसका इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए। मैं मांग रहा हूँ इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। वो बस वाला जो ड्राइवर कनेक्टर जो भी है जिसने भी ये मेरे बेटी के साथ मेरी बीवी के साथ बुरे हालात किए हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ। वाकई हम सब भी यही चाहेंगे कि इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ इंडिया 9 बजे में आज मुझे